ऑल राइट गाइज। सो लास्ट लेक्चर में गाइज हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा था, राइट। अलग अलग प्रोटोकॉल्स थे, हमने देखा था क्या क्या नेटवर्क टूल्स थे। वी स्टडीड द नेटवर्क टूल्स। हमने अलग अलग नेटवर्क टूल्स के बारे में देखा, क्या क्या नेटवर्क टूल्स थे। टुडे विल बी स्टार्टिंग मोर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये डायरेक्टली कमांड्स नहीं होंगे, दीज आर द बैक एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो एक्चुअल में प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं टू कम्युनिकेट ऑन अ नेटवर्क। और नेटवर्क की एफिशिएंसी इससे बढ़ती है एंड बेसिकली ये कम्युनिकेशन किस किस लेवल पे होते हैं उससे हमें पता चलता है, ठीक है। सो गाइज, अलग प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे देखो, ये अलग अलग प्रोटोकॉल क्या करते हैं गाइज। यहाँ पे क्या है, ये इंटरैक्शन के लिए ये प्रोटोकॉल होते हैं। जो कि प्रोटोकॉल गाइज यहाँ पे बोलने का मतलब क्या हुआ, इनको प्रोटोकॉल क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कम्युनिकेशन के जो हमारा तरीका है, हमारा ट्रांजैक्शन का कम्युनिकेशन का तरीका है, उसको ये फॉलो करते हैं। और इस ट्रांजैक्शन एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ये क्या है गाइस, इंटरैक्शन प्रोवाइड करता है। ये इंटरैक्शन पार्टीज के लिए काम आता है, ये इंटरैक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट कुड बी इधर इन वॉइस, वीडियो, टेक्स्ट, एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये वेरियस प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम लोग करते हैं। इसमें सिक्योरिटी भी आता है, ट्रांजैक्शन भी आता है, इट कुड बी टेक्सटिंग, ठीक है, HTML वाला कम्युनिकेशन भी होता है। ऑल दोस कम्युनिकेशन, ये वेरियस प्रोटोकॉल्स आज हम देखेंगे, राइट। इसके नाम एक एक करके हम देखेंगे। फ्यू एग्जांपल्स एज यू कैन सी हियर, POP होता है, ठीक है, IMAP होता है, SMTP होता है, ये सारे आज हम पढ़ेंगे। सो कंसिडरिंग आवर फर्स्ट प्रोटोकॉल गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल, इफ यू सी, फर्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा HTTP, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है गाइज, हमारे ब्राउजर के थ्रू हम लोग इसको यूज करते हैं, राइट। ये क्या करता है गाइज, ये एप्लीकेशन, ये क्या करता है हमको, इट इज एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है गाइज, ये हमको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, है ना, कि हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं गाइज, हमारी हाइपर मीडिया गाइज, इसका मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट, हमारा जो लैंग्वेज होती है, HTML फाइल्स होती है, उसको ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, उसके कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो अभी होता कैसे है गाइज, इसके बारे में देख लेते हैं कि HTTP कैसे काम कर रहा है। हमने इसका फंक्शनिंग कल ही देखा था कई, कि कैसे हम इसका फंक्शनिंग करते हैं। आज थोड़ा और डिटेल में भी देख लेंगे इसका फंक्शनिंग किस तरीके से होता है। पहले डिटेल देख लेते हैं। Practical information systems requires more functionally than simple trivial, including search, front-end update and annotations. तो यहाँ पे क्या है गाइस, ये फ्रंट एंड के थ्रू काम आता है। हमारा जो वेब ब्राउजर होता है, इसके ऊपर हम जब सर्च करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे जो वेब पेजेस आते हैं वो HTTP के थ्रू आते हैं, ठीक है। इट अलाउज यू टू ओपन एंडेड एट अ इट अलाउज एन ओपन एंडेड सेट ऑफ मेथड। इसका मतलब हम अपने हिसाब से रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट के हिसाब से, हम अपने पर्पस के हिसाब से हम अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, विच इज यूज टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ द रिक्वेस्ट, राइट। यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट क्या आती है, हमें स्पेसिफिक वेबसाइट की डिटेल्स चाहिए या फिर स्पेसिफिक वेबसाइट का HTML की डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट बिल्ड्स अ डिसिप्लिन रेफरेंस एंड प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये क्या करता है गाइस, एक आइडेंटिफायर बनाता है, ठीक है, हमारे सिस्टम से जाने के लिए। जब मैं वेब ब्राउजर पे टाइप करता हूँ, ठीक है, कोई भी मैं वेब एड्रेस टाइप करता हूँ, उसको हम URL भी बोलते हैं। उस तक पहुंचने के लिए ये गाइस क्या करता है, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर बनाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम फाइंड आउट कर सकें। तो ये आइडेंटिफायर हमारा ब्राउजर बनाता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये HTTP के थ्रू जाता है और उस रिसोर्स को लोकेट करता है एज अ लोकेशन URL और अ नेम URL, ठीक है। यहाँ पे हम वेब एड्रेस भी उसको बोल सकते हैं। फिर क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर इंडिकेटिंग द रिसोर्स ऑन विच अ मेथड हैज बीन अप्लाइड। तो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस भी स्पेसिफिक सर्वर पे हम जा रहे हैं, जिस भी स्पेसिफिक रिसोर्स को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ये HTTP हमको वहां तक पहुंचने में और डिटेल्स लेके वापस हमारे ब्राउजर तक आने में हेल्प करता है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, मैसेज आर पास टू HTTP इन अ फॉर्मेट, राइट गाइस। HTTP के पास मैसेजेस आर पास टू HTTP के पास हम मैसेज पहुंचाते हैं एक सिमिलर मैनर के अंदर। कैसे, देखो, यूज बाय इंटरनेट मेल्स एंड मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो गाइस क्या होता है, जब HTTP के पास कमांड जाता है तो गाइस इस फॉर्मेट में जाता है, मेल्स के थ्रू जाएगा या फिर मल्टीपर्पज इंटरनेट एक्सटेंशन के थ्रू जाएगा। ये गाइस बैकग्राउंड में होता रहता है, आपको नहीं पता चलता है। ये क्या अलाउ करता है गाइस, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन किसके,
यूजर एजेंट जो कि हम होते हैं हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर डालते हैं, एंड प्रॉक्सी गेटवे जिसका मतलब जो हमारा सर्वर है, ठीक है, उस सर्वर का भी एक गेटवे होगा। जैसे हमने बताया कि हमारा एक नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए एक गेटवे होता है और वापस अंदर आने के लिए वो गेटवे होता है। सिमिलरली सर्वर जो होता है गाइज, उसके पास भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उनका रिप्लाई करने के लिए उसके पास भी गेटवे होता है। अब ये गेटवे देखो, ये गेटवे काम करता है। अदर देन दैट देखो कैसे काम करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, आईपी एड्रेस जो हमने कल देखा था उसके थ्रू एंटरटेन करता है। एसएमटीपी, एनएनटीपी, एफटीपी, ये गाइस ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स एचटीटीपी क्या करता है, यूज करता है फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है। इन सब के बारे में आगे भी देखेंगे, ठीक है। ग्रॉफर हमने देखा था गाइस, टीसीपी आईपी के अंदर गाइस ये होता था हमारा, राइट। एफटीपी सर्वर होता है, ग्रॉफर सर्वर होता है जहाँ पे टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, और हमारे सर्वर के ऊपर गाइस मेनू फॉर्मेट के अंदर ग्रॉफर हमारा सारी डिटेल स्टोर करके रखता है, एंड एचटीटीपी के थ्रू हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और एचटीटीपी के थ्रू हम एक्सेस कर पाते हैं उसको। फिर देखो क्या बोल रहा है, allowing basic hypermedia access to resources available from diverse application and simplify the implication of the user agents। इसका मतलब गाइस क्या है कि जो भी हाइपर मीडिया रहेगी, कुड बी HTML फाइल्स या फिर और भी अदर टाइप की फाइल्स रहेगी, हमें अगर किसी सर्वर पे फाइल भेजना है या वहां से लेनी है तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू वो सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, एज अ यूजर हमारे पास ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग सर्वर रिसोर्सेज के पास जाके हम कोई भी डिटेल, इट कुड बी इन द हाइपर मीडिया फॉर्मेट, उसको हम एक्सेस कर पाएं और उधर से हम कम्युनिकेशन कर पाएं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, HTTP जो हमारा प्रोटोकॉल रहता है गाइस, वो फेयरली 2 स्टेप्स के अंदर काम करता है। द सेट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर, यानी कि जो हम रिक्वेस्ट अपने ब्राउजर से भेजते हैं, वो रिक्वेस्ट हमारी जाती है, हम ब्राउजर को के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं हमारे सर्वर के ऊपर जहाँ पे हमारी डिटेल सारी स्टोर रहती है, और वहाँ से हम रिक्वेस्ट जो भी हम भेजते हैं उसके हिसाब से हम डिटेल रिसीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर टू सर्वर्स, ठीक है, अलग अलग ब्राउजर्स को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्रॉम सर्वर, एंड उस रिक्वेस्ट का जब रिस्पॉन्स आता है तो HTTP वो भी हैंडल करता है सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज गोइंग बैक टू द अदर वे, मतलब कि सर्वर से जब रिस्पॉन्स वापस आता है तो वो भी HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करता है। वो पूरा काम HTTP का होता है टू सेंड यू बैक ईच एंड एवरीथिंग। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, HTTP has various built-in request method which allows user to read web pages। अगेन गाइज अलग अलग मेथड भी यूज करता है वो, जिससे एफिशिएंटली और फास्टली आपको वेब पेजेस का कंटेंट प्रोवाइड कर सके। रीड अ वेब पेज हेडर, ठीक है, स्टोर अ वेब पेज और अपेंड अ नेम्ड रिसोर्स, ठीक है, रिमूव द वेब पेज और टू कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। ये अलग अलग एप्लीकेशंस है गाइस जो HTTP प्रोवाइड करता है। हमको किसी भी वेबसाइट को देखना है, किसी वेबसाइट को स्टोर करना है, राइट, हम गाइस रिमोटली हमारे सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हैं। और आपको पता है जब हम रिमोटली एक्सेस करते हैं हमारे सर्वर को, तो आपको पता होगा जैसे कि समझ लो मेरा जो डेटा सेंटर है, ठीक है, मेरा कोई सर्वर रखा है वो डिफरेंट लोकेशन पे है, ठीक है। अब मुझे अगर उसको रिमोटली एक्सेस करना है, ठीक है, उसको रिमोटली एक्सेस करना है तो मैं HTTP के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो उसके ऊपर कुछ फाइल ट्रांसफर करनी है, फाइल लेनी है, वो सारी चीजें गाइस किसके थ्रू होगी, हमारे HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही होगी। सिमिलरली किसी रिसोर्स है उसके साथ कोई प्रिंटर या कोई भी चीज कनेक्टेड है हमारे सर्वर के साथ, तो उसको भी मैं अपने HTTP के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। दिस आर द थिंग्स गाइस जो आपको HTTP के बारे में याद रखनी है। HTTP के बारे में मेन चीज आपको ये याद रखनी है, इट प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटी, ठीक है, टू गो ऑन इंटरनेट, ठीक है। उसका फंक्शनिंग 2 स्टेप्स के अंदर होता है। रिक्वेस्ट हमारी भेजता है ब्राउजर से सर्वर को, और वहां से जो रिस्पॉन्स आता है HTTP उसका सारा चीज हैंडल करता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, ये बराबर है, समझ में आया HTTP क्या है। ऑलराइट, उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट गाइस हमारा प्रोटोकॉल क्या है, FTP। गाइस जैसे हमारा HTTP है वो क्या है, वेब पे हाइपर मीडिया को हमारे पास भेजने और लेने के लिए काम आता है। FTP गाइस स्पेसिफिकली गाइस किसके काम आता है, FTP स्पेसिफिकली हमारे काम आता है फाइल ट्रांसफरिंग के ऊपर।
फाइल ट्रांसफरिंग के ऊपर मेरी कोई फाइल है जो मेरे लैपटॉप में है या फिर मेरे सिस्टम पे है, उसको अगर मुझे सर्वर पे अपलोड करना है, सर्वर पे भेजना है, तो या फिर वहां से कोई फाइल डाउनलोड करनी है, तो स्पेसिफिकली फाइल्स की बात कर रहा हूँ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ HTML, ठीक है, नॉट इवन इन द फॉर्म ऑफ HTML, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, मेरे को डायरेक्टली एक्सेस करनी है, कोई भी बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, कोई भी मुझे अपने पास डाउनलोड करनी है, ठीक है, उसी फॉर्मेट के अंदर, तो मैं फाइल ट्रांसफर के थ्रू कर सकता हूँ। एडवांटेजेस देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो दे कैन बी ट्रांसफर टू एनी सिस्टम ऑन द इंटरनेट प्रोवाइडेड दैट परमिशन अकॉर्डिंगली। यहाँ पे देखो ट्रांसफर कर सकते हैं हम फाइल्स को एक सर्वर टू दूसरे सर्वर पे, ये हम FTP के थ्रू कर सकते हैं। एंड मेक श्योर गाइज आपको ये पता हो कि जो FTP है गाइज हमारे वेब ब्राउजर के थ्रू भी काम करता है, ठीक है, हम FTP को वेब ब्राउजर के थ्रू भी चला सकते हैं और अलग से भी हम अपना सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, ठीक है, एक अलग से सॉफ्टवेयर भी आता है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ FTP सर्वर्स अवेलेबल जो हम अलग से एप्लीकेशन डाल के उसको रन कर सकते हैं। ओनली थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज वी कनेक्ट आवर FTP सर्वर जो हम अपने सिस्टम पे डालेंगे, ठीक है, हम अपने सिस्टम के अंदर एक FTP का सर्वर क्रिएट करते हैं वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, एंड उसको हम क्या करते हैं गाइस सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इट माइट यूज सम क्रेडेंशियल्स, क्योंकि सर्वर के ऊपर एक्सेस करने के लिए, उसकी डिटेल एक्सेस करने के लिए देयर माइट बी सम पासवर्ड, यूजर आईडीज, वो हमारे पास होनी चाहिए, एंड वंस वी हैव दैट हम क्या है सर्वर को सिग्नल भेज के कनेक्ट कर सकते हैं दैट वी हैव द क्रेडेंशियल्स, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग सर्वर के ऊपर कुछ सेंड करना या लेना हम ट्राई करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखो एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे गाइस, इट इज वेरी यूजफुल टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, यानी कि देखो एक सर्वर से या फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज एन इफेक्टिव वे टू गेट अ जियोग्राफिकल डिस्पर्स्ड ग्रुप, ठीक है, टू कोऑपरेट ऑन अ प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या होगा इस कि समझ लो अलग अलग जगह पे हमारे क्या है ऑफिसेज है, ठीक है, एंड सब अलग अलग जगह पे दे हैव देयर ओन सिस्टम्स, दे हैव देयर ओन थिंग्स, वहां पे उनका स्टोरेज है, वहां पे उनका सर्वर है। नाउ इफ यू वांट टू कोऑपरेटिवली सबको काम करना है, अगर साथ में मिलके कोई काम करना है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि कोलैबोरेटेड है और हर एक का छोटा छोटा पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका, तो वो क्या करते हैं गाइस FTP के थ्रू अपनी फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ लो वी हैव 5 डिफरेंट प्लेसेस जियोग्राफिकली अलग अलग जगह पे हैं, सो उसके अंदर से एक लोकेशन को, लोकेशन नंबर 1 को लोकेशन नंबर 2 के सर्वर पे कुछ डिटेल भेजनी है या वहाँ से लेनी है, ही कैन डू दैट। अगर लोकेशन नंबर 1 को लोकेशन नंबर 3 से एक फाइल लेनी है और लोकेशन नंबर 5 पे भेजनी है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो काम क्या आ रहा है गाइस यहाँ पे, ये अलग अलग, इवन दो अगर हम जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं, अलग अलग जगह पे जोग्राफिकली फैले हैं, तो भी ये FTP आपको एक हेल्प करता है कि तुम एक सर्वर से या फिर एक जगह से डिटेल्स लेके दूसरी जगह पे भेज सको और उनका ट्रांजैक्शन कर पाओ, ठीक है, FTP इसके काम आता है। देन इट हैज अ पोटेंट एंड पावरफुल वे ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। तो गाइज यहाँ पे बोलने का मतलब ये है दैट इसके ऊपर जो भी कम्युनिकेशन होता है बहुत ही सिक्योर वे में होता है, ठीक है, जो भी चीज़ें जाएंगी इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएंगी, ठीक है, तो एक सिक्योरिटी लेवल भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा होता है हमारे FTP के अंदर, राइट। उसके बाद देखो क्या है गाइज, FTP isn't just a name of a protocol, ठीक है, is the name of the program और command। तो गाइज यहाँ पे क्या है, FTP जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल का नाम है, यही कमांड भी हम यूज करते हैं जब हम FTP को चालू करते हैं या FTP को यूज कर रहे होते हैं। सो हाउ डज इट वर्क, FTP वर्क्स एज अ क्लाइंट सर्वर प्रोसेस, ठीक है, व्हेन यू गिव कमांड FTP यूजिंग अ रिमोट एड्रेस सच एज द फॉलोइंग। तो अगर गाइस मैं अपने FTP के थ्रू देखो ये कमांड देता हूँ FTP newdays.horizon.com, तो गाइस ये कमांड क्या करता है, FTP चालू करता है तुम्हारे सिस्टम पे। FTP प्रोसेस क्या करता है गाइस, क्या करता है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे ये सर्वर है गाइस newdays.horizon.com, तो क्या करता है गाइस मेरा सिस्टम FTP चालू करेगा और यहाँ पे मैं एज अ क्लाइंट बिहेव करता हूँ, और मेरा newday.horizon.com है, ये एक सर्वर है जिसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ की जो डिटेल्स है वो मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप समझ सकते हो FTP हम कब यूज करते हैं, समझ लो मेरे पास एक वेबसाइट है जो मेरे सर्वर पे होस्टेड है और लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। सो इफ आई वांट टू मेक सम चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, तो मैं क्या करूंगा गाइज, अगर मुझे समझ लो एक पेज ऐड करना है या फिर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ नया फीचर डालने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ एडिटिंग बेसिकली प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइज, अपने सर्वर को FTP के थ्रू एक्सेस करूंगा,
मुझे कोई पेज एक्स्ट्रा ऐड करना है या फिर मुझे एक नई वेबसाइट अपलोड करनी है तो मैं एफटीपी के थ्रू करूंगा। तो यहाँ पे देखो यही बोल रहा है, एफटीपी क्या चालू हो जाता है हमारे सिस्टम पे और मैं एज अ क्लाइंट बिहेव करता हूँ। क्यों? क्योंकि सर्वर है, उसके ऊपर मैं कुछ डिटेल्स भेज रहा हूँ और ले रहा हूँ। ठीक है, एफटीपी प्रोसेसर टू दैट एफटीपी प्रोसेस दैट एक्ट्स एज अ सर्वर ऑन न्यू डेज होराइजन डॉट कॉम। तो वहाँ पे क्या होता है जब एफ हम चालू करते हैं तो हमारे सर्वर का भी एफ प्रोसेस चालू होता है और वो हमारे एफ प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करता है कि भाई वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली है या फिर वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मांगने वाला है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारा सर्वर पे भी एफ प्रोसेस चालू होता है। नाउ यू कैन इशू अ कमांड टू द एफ प्रोसेस ऑन द न्यू डेज एंड इट विल रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पे वही बोल रहा है गाइस, हम अगर कुछ चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो हमारा न्यू डे होराइजन डॉट कॉम है उसके अंदर देखो हमारा जो प्रोसेस एफ का चालू होगा वो हमारी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, उसको एंटरटेन करेगा, उसके हिसाब से हमको कुछ भी डिटेल भेजेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एफ क्या है? टू प्रमोट शेयरिंग ऑफ द फाइल्स। अगेन हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ें गाइस एफ प्रोवाइड करता है। टू इंकरेज इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है गाइस कि हमें कहीं पे भी फिजिकली रहने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं गाइस, रिमोटली हमारे सर्वर्स को एंड सिस्टम्स को, स्टोरेज लोकेशंस को हम रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर पाए। हमें फिजिकली कहीं पे भी रहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये एफ हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। टू शील्ड अ यूजर फ्रॉम वेरिएशंस इन फाइल स्टोरेज अमंग होस्ट। तो गाइज यहाँ पे क्या है, किसी भी रैंडम यूजर्स को ये परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। एंड एफ क्या करता है, आपको क्रेडेंशियल्स आपको यूज करने पड़ते हैं एफ के थ्रू एक्सेस करने के लिए। मतलब क्या हुआ, अब जैसे कि यहाँ पे मेरा एफ न्यू डे होराइजन डॉट कॉम है, जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तब ये मुझसे क्या करेगा गाइज, क्रेडेंशियल्स पूछेगा। ठीक है, एंड वो क्रेडेंशियल स्पेसिफिकली मेरे पास होने चाहिए, तभी मैं ये चीज़ को एक्सेस कर पाऊंगा, मेरे सर्वर के ऊपर डिटेल्स अपलोड कर पाऊंगा, डाउनलोड कर पाऊंगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या करता है गाइस, अननेसेसरी यूजर्स को शील्ड करता है, हमारे जो स्टोरेज लोकेशन को शील्ड करके रखता है अनवांटेड यूजर्स के थ्रू, अनवांटेड यूजर्स को आने नहीं देता है। टू शील्ड अ यूजर फ्रॉम वेरिएशन इन फाइल स्टोरेज सिस्टम अमंग होस्ट। तो मतलब क्या है कि कोई भी रैंडमली नहीं जा सकता, स्पेसिफिक बंदा है वही जाके उसके अंदर चेंजेस कर सकता है और अननेसेसरी लोगों से हमारे सिस्टम को क्या करता है, शील्ड करता है। टू ट्रांसफर डेटा रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी, डेटा रिलायबली एंड एफिशिएंटली। मतलब क्या है, डेटा का जो ट्रांसफर है, हम कुछ अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, वो एफिशिएंटली हमारे पास सारी चीजें प्रोवाइड कराता है मेरा एफ। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस फर्क देख लो, एच हाइपर मीडिया के लिए काम आता है, फाइल ट्रांसफर जो होता है वो किसी भी फाइल के साथ रिलायबल होता है। ठीक है, कोई भी फाइल को अपलोड करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, इसका मतलब गाइस एफ के थ्रू आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली सर्वर के ऊपर एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो। समझ में आ रहा है आपको, आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, सर्वर को एक्सेस कर रहे हो। एच के अंदर गाइस हाइपर मीडिया आपका वेब पेजेस हो गया। ठीक है, आपका मेल हो गया, आपका मेल जो है वो एच के थ्रू काम करता है। ठीक है, किसी को डिटेल्स भेजनी है, तो किसी स्पेसिफिक यूजर को डिटेल भेजनी है तो वो चीज़ आप एच के थ्रू कर सकते हो। एफ डायरेक्टली क्या करता है, आपको सर्वर से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये आपको सर्वर से कनेक्ट करता है। अभी क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट देखो क्या है गाइज, नेक्स्ट हमारा है पीओपी। पीओपी गाइज क्या बोलता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो गाइज पोस्ट ऑफिस के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, ये गाइज क्या है, ये मेल प्रोटोकॉल है। ये क्या है, मेल प्रोटोकॉल है जो आपको मेलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो मेलिंग प्रॉपर्टी मेलिंग सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। फुल फॉर्म देखो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है गाइज। ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 भी हम इसको बोलते हैं। 3 गाइज इसलिए होता है बिकॉज वो वर्जन इसका 3 है। ठीक है, उसका वर्जन 3 है। तो गाइस पीओपी क्या करता है गाइस, इट रूल्स अबाउट रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम द रिमोट सर्वर, ठीक है, टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट। तो गाइस ये क्या करता है, आपको मेल सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट डिफाइंस द रूल्स अबाउट रिसीविंग मेल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट। तो मतलब गाइस क्या है, सर्वर के ऊपर जो मेल्स होते हैं या सर्वर से जो मेल होते हैं या फिर सर्वर को जो मेल होते हैं, वो सारी जो चीजें हैं गाइस, ये इसके रूल्स के हिसाब से काम करता है। It also makes possible for the users to download their received emails onto their local computer so that they can read them even when they are not connected to internet.
तो गाइज ये क्या करता है कि इंटरनेट से आप नहीं भी कनेक्टेड हो तो भी आपको क्या करता है गाइज, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ध्यान दोगे गाइज, ऐसा नहीं है कि आप नेट से नहीं कनेक्टेड हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो और आपको POP3 चालू रहेगा, नहीं। आप जब उसको एक्सेस करोगे तो आपको फैसिलिटी रहेगी कि ईमेल को डाउनलोड कर पाओ, ठीक है, आपके पास फैसिलिटी रहेगी कि आप ईमेल को डाउनलोड कर पाओ। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द पर्टिकुलर ईमेल, ठीक है, जो भी आपके पास ईमेल रिसीव हुआ है, उसके बाद जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड ना नहीं हुए तो आपको वो रीड करने की फैसिलिटी देता है। ये काम होता है पीओपी का। देखो, पीओपी प्रोटोकॉल इज सुटेबल इफ यू आर एक्सेसिंग योर मेल यूजिंग सिंगल एप्लीकेशन और फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन। तो गाइज यहाँ पे इसका देखो क्लॉज देख लो, ये तभी सूटेबल है। आज के टाइम पे गाइज पीओपी नहीं यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है, ऑब्सलीट हो गया है ऑलमोस्ट ये गाइज। तो इसके लिए क्या है गाइज, ये कब सूटेबल है, ये कब हम यूज कर सकते हैं, जब हमारे जो सारे मेल्स हैं, ठीक है, सिंगल एप्लीकेशन या फिर सिंगल लोकेशन से हम रीड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कब यूज होता है गाइज, हम पब्लिक डोमेन में यूज नहीं करते हैं ये चीज। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम लोग यूज करते हैं फॉर आवर ओन पर्पस, जैसे हम जीमेल यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई और डिफरेंट याहू मेल हम यूज करते हैं। तो ये अलग अलग मेल सिस्टम्स हो गए, इसके ऊपर POP3 काम नहीं करता। POP3 कब काम करता है गाइस, जब स्पेसिफिकली हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। समझ लो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको मैंने एक पर्सनल ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है, ठीक है, जिसके ऊपर उनको कंपनी के थ्रू उनको ईमेल्स आते हैं, उनकी सारी कंपनी से रिलेटेड जो भी काम रहेगा उनको उस पर्टिकुलर ईमेल पे आएगा, राइट। तो वहाँ पे उनको जाना है, लॉग इन करना है, एंड अकॉर्डिंगली कंपनीज के थ्रू जो उनको ट्रांजैक्शन करना है, कंपनीज के थ्रू उनका जो भी काम रहेगा एंड रिलेशन रहेगा, उसके अंदर POP3 हम यूज कर सकते हैं। नाउ ध्यान से देखो गाइस, POP3 प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन टू पोर्ट्स, पोर्ट नंबर 110 एंड पोर्ट नंबर 995। तो गाइस ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, ये वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं। ऐसा मत समझना कि आपके कंप्यूटर के पीछे कुछ पोर्ट्स होते हैं, वो ना, ये गाइस क्या होते हैं, वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, ठीक है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसी को रिसीव करने के लिए, या फिर जब सर्वर होता है तो सर्वर के ऊपर भी कुछ वर्चुअल पोर्ट्स रहते हैं। इन पोर्ट्स के थ्रू गाइस होता है हमारा कम्युनिकेशन। अब होता क्या है गाइस, इसके पास बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पोर्ट्स रहते हैं इसके पास, क्योंकि वर्चुअल पोर्ट्स हैं, राइट। अब क्या है कि कोई भी रैंडमली किसी भी पोर्ट पे जाके कम्युनिकेशन नहीं करता है। होता क्या है, हर पोर्ट का एक स्पेसिफिकली काम दिया हुआ है कि भाई इस पोर्ट पे ये काम होगा, सो दैट वहां पे कंजेशन नहीं होगा, राइट। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि समझ लो एक फैसिलिटी, एक काम चल रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है, उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरी सर्विस ब्लॉक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पोर्ट है HTTP सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल्स उसके थ्रू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि HTTP की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं हो पा रही है। सो ऐसा नहीं होगा इसके अंदर, सबके लिए स्पेसिफिकली पोर्ट डिस्क्राइब है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर वर्चुअल पोर्ट्स गाइस, दीज आर वर्चुअल पोर्ट्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर्स क्रिएट करते हैं, एंड इन वर्चुअल पोर्ट्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। इसको गाइस ज्यादा इमेजिन करने की कोशिश मत करना, और एल्स यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इसको ऐसे ही समझो कि सर्वर के पास कुछ वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं, और वर्चुअल पोर्ट्स के नंबर्स होते हैं, और उन नंबर्स के हिसाब से गाइस वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब देखो 110 जो है गाइस, वो POP नॉन एनक्रिप्टेड पोर्ट रहता है, ठीक है। ये क्या है, अनसिक्योर्ड ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। और हमारा 995 है गाइस, वो क्या है, एनक्रिप्टेड सिक्योर ईमेल के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसी के ऊपर इसका सिक्योर्ड जो एनक्रिप्टेड ईमेल्स हमको मिलेंगे वो पोर्ट नंबर 995 के ऊपर मिलेंगे। सो बोलने का मतलब क्या हुआ गाइस यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए मेरे पास कोई ईमेल है, मेरे कंपनी के एक स्पेसिफिक बंदे के पास, फॉर एग्जांपल उसका ऑफर लेटर हो गया, या फिर उसका सैलरी स्लिप हो गई, तो उस टाइम पे गाइस मैं क्या करूंगा, मैं कर सकता हूँ क्या, मेरा 995, मैं 995 पोर्ट यूज कर सकता हूँ, बिकॉज क्या है वो इम्पोर्टेंट है, हमारा कॉन्फिडेंशियल डिटेल है, तो उसके लिए वो चीज यूज कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ईमेल है फॉर एग्जांपल हॉलीडे नोटिस है, या फिर दिवाली बोनस का नोटिस है, तो उसके लिए गाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर 1110 के ऊपर कुछ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, जिसके ऊपर क्या होता है, वो अगर डिटेल किसी और को भी पता चल जाती है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंशियल डिटेल नहीं है वो, ठीक है। अगेन गाइज POP जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मेल प्रोवाइड करता है आपको, ईमेल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, राइट। क्लियर है ये चीज। तनिष जूम आउट कर लो।
ऑलराइट, नाउ गाइस जैसे कि हमारा POP3 था गाइस, उसी तरीके से देखो वी हैव IMAP, मतलब क्या है देखो, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है गाइस, सेम है, ये भी मेल सर्विस प्रोवाइड करता है गाइस, मेल प्रोटोकॉल है। डिफरेंस क्या है गाइस, ये इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड करता है, यूज्ड एज अ कंजक्शन विद POP3 प्रोटोकॉल, ठीक है, फॉर एक्सेसिंग ईमेल्स, ठीक है, ऑन रिमोट वेब सर्वर, डाउनलोड देम ऑन अ लोकल क्लाइंट। अगेन देखो सेम चीजें हैं इसके अंदर, इसके अंदर फर्क देख लो क्या बोल रहा है। कॉन्ट्री टू POP3 दैट अज्यूम्स दैट सिंगल एप्लीकेशन विल एक्सेस द ईमेल। यहाँ पे गाइस क्या है, एक ही एप्लीकेशन में यूज करूंगा POP3 एक्सेस करने के लिए। IMAP क्या सपोर्ट करता है गाइस, मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, ठीक है, इवन मल्टीपल क्लाइंट्स भी सपोर्ट करता है और ऑन मल्टीपल लोकेशन। तो IMAP के ऊपर गाइस क्या है, यहाँ पे एक फैसिलिटी रहती है कि ये मल्टीपल एप्लीकेशन विथ मल्टीपल क्लाइंट्स एंड मल्टीपल लोकेशंस आपको सपोर्ट करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया POP3 गाइस आज के टाइम पे ऑब्सोलीट हो गया है, कोई यूज नहीं करता है, ठीक है, सब यूजुअली IMAP यूज करते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी इंटरनेट पे होती हैं एंड उसी के थ्रू आपको कम्युनिकेशन करने को मिलता है, ठीक है, और इसी को आप यूज करते हो अपने मेल कम्युनिकेशन के लिए, मैसेज कम्युनिकेशन के लिए। अगेन गाइस क्या है, पोर्ट 14143 देखो IMAP के लिए रिजर्व्ड है, नॉन इनक्रिप्टेड पोर्ट है गाइस, ये अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन के लिए है। पोर्ट नंबर 993 है गाइस, वो इनक्रिप्टेड पोर्ट है, ठीक है, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। सेम है गाइस, कुछ फर्क नहीं है, फर्क आपने देखा बस एक चीज है, IMAP मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट करता है विद मल्टीपल क्लाइंट्स एंड मल्टीपल लोकेशन के साथ, पोर्ट नंबर के अंदर फर्क है और इसके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है। उसके बाद देखो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है गाइस, ये भी मेलिंग प्रोटोकॉल है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, व्हाइल POP3 एंड IMAP प्रोटोकॉल आर यूज्ड फॉर फेचिंग ईमेल्स, email for the email server to the client application, SMTP देखो क्या कर रहा है, is used for sending emails across internet। तो ये गाइस क्या होते हैं, जो हमारे POP3 हैं और IMAP है गाइस, वो फेच करने के लिए काम आते हैं, राइट, आर यूज फॉर फेचिंग द ईमेल्स, यानी कि कहीं पे भेजना है, ठीक है, भेज के हम उसको खोल के डाउनलोड कर सकते हैं। SMTP गाइस होता है डिलीवरी से रिलेटेड, ठीक है, दीज आर यूज फॉर डिलीवरी पर्पस, ये चेक करते हैं कि मेल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ठीक है, ये इंश्योर करते हैं कि मेल पहुंचा है, ठीक है, इसका SMTP का काम ये होता है। तो कुछ नहीं है इसके अंदर, डिफरेंस देख लेना कि SMTP POP3 IMAP के अंदर क्या फंक्शन होता है गाइस। POP3 हमारा मेल फेच करने के लिए यूज होता है, अगेन सिंगल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। IMAP के अंदर गाइस वो भी फेचिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, एंड मल्टीपल एप्लीकेशंस हम यूज कर सकते हैं। SMTP गाइस डिलीवरी से रिलेटेड होता है, ईमेल्स हम सेंड करते हैं, और ध्यान देना गाइस इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। अगेन यू कैन सी गाइस पोर्ट नंबर 25, पोर्ट 465, ठीक है, पोर्ट नंबर्स के अंदर फर्क है। अगेन 25 पोर्ट इज फॉर नॉन एनक्रिप्टेड, ठीक है, पोर्ट 465 इज फॉर एनक्रिप्टेड पोर्ट, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। कुछ नहीं है, एक बार रीड करोगे तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इट इज, ठीक है। देन वी हैव गाइस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, तो जैसे कि अभी आप देखते होगे जियो के ऊपर, सो अगर जो जियो यूज कर रहा है या फिर वोडाफोन भी यूज करता होगा, तो ऊपर गाइस आप एक चीज नोटिस करते होगे कि उसके ऊपर VOLTE लिखा होता है, ठीक है, VOLTE लिखा हुआ होता है। तो गाइस ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है एक्चुअल में, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो गाइस LTE का जैसे कि हमने देखा था लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। 4G टेक्नोलॉजी जो जियो यूज करता है आज के टाइम पे, जो हमारे मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंटरनेट सर्विस वाले, वोडाफोन, आइडिया, मोस्टली क्या करते हैं गाइज, ये लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जो हमारा 4G का पार्ट है वो यूज करते हैं एंड इसके ऊपर वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ गाइज, दीज कम्युनिकेशंस आर डन ऑन इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर ही सारे कम्युनिकेशन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गाइस, जैसे कि हमारे पहले जो फोन्स थे, हमारे जो पहले फोन्स थे वो क्या है, एनालॉग कम्युनिकेशन करते थे। इसका मतलब उसको क्या करते थे गाइस, एनालॉग के थ्रू भेजते थे, उसके ऊपर कोई डिजिटल एप्लीकेशन नहीं होता था। लेकिन आज के जो हमारे वॉइस होते हैं, वो हमारे पास जो कॉलिंग होती है
हमारे जो जियो, वोडाफोन ये सारे प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेलुलर कंपनीज, वो क्या करते हैं गाइज, हमारी वॉइस को क्या है उसका डिजिटल इम्प्रिंट लेते हैं और इंटरनेट के ऊपर उसको डिजिटली भेजते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू गाइज रिसीविंग एंड के ऊपर डिजिटली वो रिसीव होता है, फिर वहां पे उसका कन्वर्जन होता है और तब मुझे सुनाई देता है। तो पहले की टेक्नोलॉजी गाइज क्या करती थी, वो डायरेक्टली ऐसे ही भेजती थी उसको वेव फॉर्म के अंदर। अब क्या है, जब हम वॉइस ओवर इंटरनेट हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी वॉइस को डिजिटाइज करता है, मतलब डिजिटली उसको क्या करता है, सैम्पलिंग करता है, छोटे छोटे पार्ट्स करता है, उसके पैकेट्स बनाता है और इंटरनेट के थ्रू उसका गाइज क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो गाइज देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वीओआईपी टेक्नोलॉजी अनेबल्स वॉइस कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर वॉइस कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है कंप्रेस्ड वॉइस इनटू डेटा फ्रेम, डेटा पैकेट्स। तो जैसे मैंने बताया गाइज, हमारा वॉइस जो है उसको डिजिटाइज किया जाता है और डेटा पैकेट्स के थ्रू डेटा पैकेट्स उसके बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड कैन बी ट्रांसमिटेड अफेक्टली ओवर अ डेटा नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट के ऊपर एक नेटवर्क के ऊपर हम ये सारी चीजें ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीविंग एंड के ऊपर ये क्या है, वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, देन कन्वर्टेड बैक टू वॉइस एट द अदर एंड, ठीक है। तो वीओआईपी गाइस ये टेक्नोलॉजी है जो हमको वॉइस कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प करता है ओवर अ इंटरनेट, ठीक है, या फिर किसी और नेटवर्क के ऊपर हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डेटा नेटवर्क सच एज इंटरनेट, ठीक है, लैन हो गया, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है, हैव ऑलवेज पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है गाइस, कि जैसे हमने हमारे कंप्यूटर नेटवर्क वाले चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास स्विच होते हैं, ठीक है, स्विचेस होते हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं इन अ नेटवर्क, राइट। तो गाइज यहाँ पे ये वही बोल रहा है कि जो पैकेट्स हम वॉइस पैकेट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो हम वॉइस पैकेट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिजिटाइज करके उन वॉइस पैकेट्स को गाइज स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक लोकेशन एज इन स्पेसिफिक यूजर के पास पहुंचाते हैं, ठीक है, ओवर अ इंटरनेट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो दो कम्युनिकेशन टर्मिनल्स रहते हैं हमारे, ठीक है, एक जो कॉलर रहेगा, एक जो रिसीविंग एंड पे रहेगा, ठीक है, उनके बीच में जो पैकेट का पूरा जो पाथ होता है, ठीक है, उस पाथ के बीच में मल्टीपल डिवाइसेस आते हैं, ठीक है, उसके बीच में राउटर आ सकता है, स्विच आ सकता है। तो वहां पे ये वही चीज बोल रहा है गाइस कि यहाँ पे पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी जो है कि पैकेट कौन से स्विच के थ्रू जाएगा, कौन से पाथ के थ्रू जाएगा, तो वो टेक्नोलॉजी गाइस टू एफिशिएंटली मैनेज दैट और करेक्ट लोकेशन पे इन टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए हम बोल रहे हैं और वहां पे जाके कुछ सेकंड्स के डिले के बाद वहां पे पहुंच रहा है, इट माइट क्रिएट इशू, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी खराब हो रही है, राइट। तो इसके ये जो एफिशिएंसी गाइस यहाँ पे जो मेंटेन होती है वो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी से होती है, जिसके थ्रू हमारे जो पैकेट्स हैं वो करेक्ट पाथ, फास्टेस्ट पाथ और सही जगह के थ्रू हमारे जाएंगे। तो पैकेट स्विचिंग का मतलब गाइस यहाँ पे यही है कि पैकेट्स के स्विचेस के थ्रू जा रहे हैं और कैसे स्विच हो रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कौन से पाथ के थ्रू जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीसी इज डाउनलोडिंग अ पैकेट फ्रॉम अ वेब सर्वर, वन कंप्यूटर सेंड्स एन ईमेल, ठीक है, टू द अनदर। यहाँ पे गाइस देख सकते हो आप, पैकेट स्विचिंग मतलब क्या है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कुछ भेज रहा है। वीओआईपी के केस के अंदर हम अपने एक फोन से हम आवाज दे रहे हैं, दैट मीन साउंड सिग्नल्स दे रहे हैं, उसको डिजिटाइज करके पैकेट के अंदर कन्वर्ट करके हमारा जो इंटरनेट सिग्नल है इंटरनेट के थ्रू जाता है रिसीविंग एंड के अंदर। अगेन वो देखो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर रिसीव होता है और ये जो सेंडिंग एंड रिसीविंग के बीच का जो पूरा पाथ रहता है, ठीक है, बीच की जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, किस एफिशिएंसी के साथ, कितने डिले के साथ वो जानी चाहिए, वो सब हैंडल करता है हमारा पैकेट स्विचिंग। The most protocol used for communication on these packet switching networks, Internet Protocol or IP, ठीक है, VoIP allows for the transmission of voice along other data over same packet switching networks। तो guys जहाँ पे हम data sending यूज करते हैं ना, again the same thing, इंटरनेट के ऊपर guys हम data facility यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम लोग कोई भी वेब पेज हो गया या फिर कोई भी वीडियोस हम देख रहे हैं, उसी नेटवर्क के ऊपर हमारी वॉइस के सिग्नल भी जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं वॉइस ओवर आईपी, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो हमारे वॉइसेस हैं वो इसके थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। अगेन प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव, हाँ राइट। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पहले हमारा ऐसा नहीं होता था, ठीक है, हमारे क्या है, देखो ट्रेडिशनल जो फोन्स होते थे, ठीक है, वो क्या है, फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल पाथ के थ्रू जाते थे जिसके अंदर सिर्फ वॉइस सिग्नल जाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर क्या होता था गाइस, कि हमारा वॉइस के सिग्नल के लिए अलग मेरे पास लाइन थी और
डेटा के लिए अलग लाइन थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है कि मैं वॉइस को डेटा वाले लाइंस के ऊपर ही भेजता हूँ, सो दैट मुझे वॉइस के लिए अलग से मेरे को एक अलग से इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता है, और इसी के ऊपर इंटरनेट के ऊपर ही मेरा पूरा कम्युनिकेशन हो जाता है। समझ में आया गाइस वॉइस किस तरीके से काम कर रहा है? ऑलराइट, देन देखो फिर क्या बोल रहा है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अगेन गाइस नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या स्पेसिफाई करता है, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के काम आता है। क्या होता है, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन क्या काम आता है, कनेक्टिविटी बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विद इन अ रेंज ऑफ 4 to 5 centimeters. It does not require special setup like other type of wireless communication. Establish a two-way contactless connection between two electronic devices. One NFC connection is established. The two connected device can share the digital content. तो guys if you guys remember, I don't know आपको याद होगा कि नहीं होगा, सो HTC करके एक कंपनी है, HTC करके एक बीच में कंपनी जो थी फोन्स बनाती थी, तो उसने गाइज ये फैसिलिटी चालू की थी NFC वाली। तो ये क्या करते थे गाइज, कोई भी अगर दो HTC के फोन्स होते थे तो उसके अंदर NFC गाइज कनेक्शन NFC पहले से रहता था। सो कोई भी दो हमारे HTC फोन्स थे उनको हम 4 to 5 सेंटीमीटर्स के रेंज के अंदर रखते थे, तो हम क्या कर सकते थे गाइज, उसके बाद उनके अंदर डिजिटली कंटेंट शेयर कर सकते थे। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे हमारे पास जेंडर है, ठीक है, वो NFC नहीं, वो वाईफाई ही यूज करता है। हमारा वाईफाई के थ्रू हमारा क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ये भी करता है, बट ये टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग है। इसका मतलब सेंडिंग का तरीका अलग होगा। ये NFC का कुछ डिटेल्स लेगा, दूसरा जो रिसीवर रहेगा उसके पास NFC की डिटेल रहेगी, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे और वो सपोर्ट करेंगे एक दूसरे की चीज को। ठीक है, सो NFC connection guys क्या है, is inherited more secure because it is established only when two NFC supporting devices come closer to each other. Again जैसा कि मैंने बताया guys कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि NFC जो है वो दोनों डिवाइसेस के अंदर सपोर्टिव होना चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। बिकॉज वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, किस तरीके से पैकेट्स को डिजिटाइज कर रहा है, वो मैटर करता है यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि दोनों डिवाइसेस NFC के साथ सपोर्टिंग रहने चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट स्टेल्थ कनेक्शन एंड हेंस ऑफ सिक्योर वन। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या है, ये सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत लाइक कॉमन नहीं है, इसकी वजह से भी एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इंडक्टिव कपलिंग देखो टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है, सॉरी यूज करता है। अगेन मैंने बताया टेक्नोलॉजी गाइज ये अलग है, तो डेफिनेटली गाइज दोनों चीजें सपोर्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो 13.56 फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से। लाइसेंस फ्री एलोकेशन रहता है। HF पोर्शन यूज करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पोर्शन यूज करता है गाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का। तो दो डिवाइसेस जो सपोर्ट करते हैं NFC को, वो दोनों कनेक्ट होते हैं। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन, डिजिटल कंटेंट जो होता है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं दोनों के बीच में। ये फैसिलिटी नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, शॉर्ट रेंज के लिए काम करता है, 4 to 5 सेंटीमीटर्स, यानी कि दोनों अटैच रहने चाहिए ऑलमोस्ट। फ्रीक्वेंसी अलग रहती है, टेक्नोलॉजी आपने देखा इंडक्टिव कपलिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ये वाला पार्ट समझ में आया, NFC। तनिष NFC समझ में आया? ओके, ऑलराइट। HTTP का गाइज एक बार देख लेते हैं कि बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से हमारा HTTP काम करता है। ठीक है, अगेन हमको पता है गाइज HTTP क्या है, हमारे TCP/IP पे काम करता है। ठीक है, तो मैं रीड करता हूँ, रीड करने के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगी मोस्ट ऑफ द चीजें। व्हेनेवर यू एंटर ए URL इन योर एड्रेस बॉक्स ऑफ अ ब्राउजर, गूगल क्रोम खोलते हो, फायरफॉक्स खोलते हो, उसके ऊपर लिखते हो वेब ब्राउजर गाइज, आपको URL का आपको एक्सटेंशन क्रिएट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप google.com तो उसको पूरा करके देता है https://www.google.com। राइट, इस तरीके से आपको पूरा करके देता है, रिक्वेस्ट भेजता है गूगल को। ठीक है, गूगल से फिर क्या है, वेब पेज लाके देता है जिसके ऊपर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू काम करती है। इसका मतलब क्या है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है टू गिव अ पेज टू द यूजर, कि हमको भाई एक गूगल का पेज प्रोवाइड करो जिसके ऊपर हम कुछ एक्सेस कर सकते हैं।
अगेन गाइस HTTP वर्क्स ओवर TCP IP प्रोटोकॉल, जैसा आपको बताया ट्रांसफर प्रोटोकॉल है गाइस, IP के ऊपर काम करेगा, यानी कि IP यूज करता है इन सेंडिंग एंड रिसीविंग रिक्वेस्ट। जो हमारा क्लाइंट सर्वर वाला मॉडल रहता है, अगर मैं क्लाइंट हूँ, मैं कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो वो IPs को यूज करके हमारे पास जाएगा, मतलब मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो HTTP मेरा IP यूज करेगा, और जो पैकेट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करेगा गाइस, वो पैकेट ट्रांसमिशन, रिसीविंग और डिलीवरी और सारी चीजें TCP IP के ऊपर होगी। ठीक है, देखो अगेन क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल यूज करता है, वही चीज मैंने आपको बताई यहाँ पे, एंड मॉडल टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगेन वही चीज है कि आपको फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन के लिए। क्लाइंट्स दैट मेक रिक्वेस्ट वाया HTTP, यानी कि हम जब वेब ब्राउजर के ऊपर टाइप करते हैं गाइस किसी भी वेबसाइट के लिए, वो हमारा रिक्वेस्ट होता है विया HTTP, और सर्वर गाइस जब वो रिप्लाई करता है तो वो क्या रिस्पॉन्ड करता है HTTP रिक्वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। इन अदर वर्ड्स वेब कम्युनिकेशन बिटवीन अ होस्ट एंड अ क्लाइंट, ठीक है, होस्ट और अ क्लाइंट, हम क्लाइंट बोल सकते हैं, वाया HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे। तो गाइस हमारा टोटल कम्युनिकेशन कैसे होता है, अगेन सेम चीज है गाइस, रिक्वेस्ट भेजते हैं एंड रिस्पॉन्स लेते हैं, ये दो पेयर रहते हैं, वही चीज हमने HTTP प्रोटोकॉल के अंदर अभी अभी देखी थी। क्या बोल रहा है देखो उसके बाद कि फॉर वेब कम्युनिकेशन द रिक्वेस्ट मैसेज HTTP रिक्वेस्ट इज सेंड टू HTTP सर्वर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ URL। ठीक है, अगेन URL के फॉर्म में हम HTTP सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई ये स्पेसिफिक URL का मेरे को डिटेल्स चाहिए। HTTP सर्वर रिसीव करता है रिक्वेस्ट को, इंफॉर्मेशन फेच करता है, मतलब कि वो वेब पेज की डिटेल्स को क्या करता है, फेच करता है। ठीक है, और HTTP क्लाइंट जो कि हम हैं, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP सर्वर को, हमको वापस सेंड करता है। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स मैसेज फ्रॉम द HTTP सर्वर, ये रिस्पॉन्स मैसेज आता है HTTP सर्वर के थ्रू। फिर HTTP सर्वर जो हमें यहाँ पे गाइस, जो हमारा ब्राउजर एक्चुअली रिसीव करता है उस मैसेज को, ठीक है, उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, यानी कि देखो इंटरप्रेट करता है और उसको फिर क्या करता है, हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करता है, हमारे ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करता है, और जो भी उसका कंटेंट रहता है। तो इसका मतलब गाइस क्या हो गया यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, विच कुड बी ईदर द वेबसाइट और एरर मैसेज इफ सच URL डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमको रिसीव होता है उसको क्या करता है HTTP, जो हमारा ब्राउजर रहता है वो क्या करता है, अब ध्यान देना है यहाँ पे, HTTP के बारे में अभी अभी बताया था मैंने आपको कि हाइपर मीडिया के ऊपर काम करता है, राइट। हाइपर मीडिया वो रिक्वेस्ट सेंड करता है टू गेट रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ हाइपर मीडिया, यानी कि या तो HTML के फॉर्म में होगा, ठीक है, या फिर कोई वीडियोज हो गया, ठीक है, वेब पेज के फॉर्म में ही आएगा इवेंचुअली। वो अगर वेब पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो लास्ट में देखो रिस्पॉन्स आता है वेबसाइट डज नॉट एग्जिस्ट, वो डिस्प्ले कर देगा। तो प्रोसेसिंग देखो इस तरीके से होता है कुछ, हम क्या करते हैं, एज अ क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एंड उसका रिस्पॉन्स बना के हमको भेजता है इन द फॉर्म ऑफ, एक फेच करता है, उसका सारी डिटेल्स जैसे फेच करता है। जब हम facebook.com खोलते हैं गाइस, हम फेसबुक अपना पेज खोलते हैं, होता क्या है, जब जब बार बार रिफ्रेश करते हो ना तुम, तो नया नया कंटेंट दिखता है। होता क्या है कि फेसबुक क्या है, तुम्हारा डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड करता है, अपने हिसाब से आपको डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो जब जब मैं सर्च करता हूँ, जब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर, मैं गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके वेब ब्राउजर, आपके पास जो गूगल क्रोम, सफारी जो आप यूज करते हो, उसके ऊपर जब फेसबुक खोलते हो, जब रिफ्रेश करते हो, तो हमेशा आपको नया वेब पेज देखने मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज क्या है, मैं रिक्वेस्ट जब जब भेजता हूँ तो अब वो डायनामिकली मेरे को कंटेंट बार बार अरेंज करके देता रहता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर मैं उस कंटेंट को देखता हूँ, एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कुछ मेरे को देखना होता है या फिर कुछ कमेंट करना होता है, लाइक करना होता है, वो मैं वहां से चीज कर पाता हूँ। HTTP समझ में आया किस तरीके से काम करता है? जूम आउट करो तेजस। तनेश जूम आउट करो। ओके, अगेन गाइस हम क्या करेंगे, देखो अब हम ईमेल का प्रोसेसिंग देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, ईमेल का प्रोसेसिंग कैसे होता है गाइस, यू कंपोज अ ईमेल, ठीक है, सेंड करते हो ईमेल को
फ्रॉम योर ईमेल आईडी, जो कि हम क्लाइंट है यहाँ पे हम भेज रहे हैं, ठीक है। योर ईमेल हैज अ रिसिपिएंट एड्रेस, यानी कि मतलब हम जिसको भेज रहे हैं उसका हमको एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। और वो मेल के साथ फेच होके हमारा जो कंप्यूटर है वो भेजता है। नाउ योर ईमेल क्लाइंट कनेक्ट्स टू आउटगोइंग एसएमटीपी सर्वर। तो गाइस यहाँ पे अभी बताया हमारा नेटवर्क का जो सपोर्टिंग है, मेल सर्विस बेसिकली जो प्रोवाइड करता है हमको, हमारे आउटगोइंग एसएमटीपी सर्वर के ऊपर जाएगा। तो गाइस यहाँ पे दो चीज आपको पता चल गई है कि हम जब मेल भेज रहे हैं तो एक आउटगोइंग एसएमटीपी सर्वर रहता है जो भेजने वाले पार्ट को एंटरटेन करता है। तो हम जब यहाँ से भेजते हैं हमारे मेल को, तो वो आउटगोइंग एचटीटीपी सर्वर के पास जाता है, ठीक है। और वहां पे वो क्या करता है, उस मेल की डिटेल्स को देखता है किस फॉर्मेट में है। तो ये क्या करता है गाइस, एंड हैंड ओवर्स द मेल मैसेज इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अगेन यहाँ पे MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल एक्सटेंशन के फॉर्मेट में इसको भेजता है। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का मतलब गाइस क्या हुआ कि ये देखता है कि भाई ये मेल कहाँ से आया है, किसको जाना है, क्या डिटेल्स है, क्या उसके साथ कोई फाइल अटैच्ड है, ठीक है। तो उसको फिर देख के अरेंज करके वो क्या करता है, रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन के ऊपर भेजता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, आउटगोइंग एसएमटीपी क्या करता है, पहले वैलिडेट करता है कि सेंडर डिटेल्स देखता है कि वो वैलिड है कि नहीं। इफ वैलिड है, ये क्या करता है, देखता है, वैलिडेट करता है, प्रोसेस द मैसेज फॉर सेंडिंग एंड प्लेसेस इट इज आउटगोइंग क्यू। तो गाइज यहाँ पे क्या करता है कि उसके पास वो सर्वर है, तो मल्टीपल जगह से उसके पास रिक्वेस्ट आ रही होगी, भाई मल्टीपल लोगों ने उसको रिक्वेस्ट दी होगी कि भाई यहाँ पे भी भेजना है, वहाँ पे भी भेजना है। एंड अकॉर्डिंगली क्या करता है, एक बार उसको वैलिडेट करके कि भाई सेंडर जेन्युइन है कि नहीं, या फिर डेस्टिनेशन जेन्युइन है कि नहीं, उसके हिसाब से ये क्या करता है गाइज, ये एक क्यू में डाल देता है। और जैसे जैसे क्यू, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहता है, अब मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है एसएमटीपी को, तो ऑब्वियसली मेरी जो रिक्वेस्ट है वो पहले सर्व होगी। अगर उसी के बाद आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट उसके बाद सर्व होगी। इन केस मेरी रिक्वेस्ट पहले रन हो रही है, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, उसको रन कर रहा है, उसको सर्व कर रहा है, तो आपकी रिक्वेस्ट उस क्यू के अंदर लग जाएगी। एंड आफ्टर माय मेल इज प्रोसेस्ड, आपका मेल वहां पे एग्जीक्यूट होगा, आपके मेल का वैलिडेशन होगा और वहां पे उस क्यू के अंदर ऐड कर देगा उसको। एंड जैसे ही मेरा सर्व खत्म होगा उसके बाद आपका मेल भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, डीएनएस लुकअप टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या है गाइस, जहां पे हम क्या है, हम भेजना चाहते हैं उसका डोमेन सर्वर चेक किया जाएगा कि मैं स्पेसिफिकली राइट जगह पे भेज रहा हूँ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैंने जीमेल अपना यूज किया एंड आई एम सेंडिंग यू अ मेल ऑन योर याहू मेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे वही करेगा, डीएनएस ढूंढेगा कि याहू का एसएमटीपी सर्वर कहाँ पे है। एसएमटीपी सर्वर बेस्ड ऑन द डोमेन डिटेल, यानी कि अगर याहू के ऊपर मैं भेज रहा हूँ तो याहू का एसएमटीपी सर्वर ढूंढेगा, ठीक है। इन द रिसिपिएंट एड्रेस, देखो रिसिपिएंट एड्रेस यहाँ पे बोल रहा है, उसके हिसाब से वो क्या है, एसएमटीपी सर्वर डेस्टिनेशन वाले का ढूंढेगा। यूजिंग व्हाट, डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लिंकेज बिटवीन द आईपी एड्रेस एंड द नेम। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन माय नेम, जो भी मेरा डेस्टिनेशन के अंदर सफिक्स होगा, एट द रेट हमारा rediff.com हो गया, yahoo.com हो गया, अलग अलग मेल्स जो कि हमको प्रोवाइड होते हैं, उसके हिसाब से ढूंढेगा उसका डिटेल, ठीक है। रिट्रीव्स द रिसिपिएंट सर्वर इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसको भेजना है उस सर्वर का इंफॉर्मेशन मेरे पास लेके आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद ऑफ द रिसिपिएंट डोमेन, और उसके बाद देखो क्या करेगा, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स ऑफ द डीएनएस रिकॉर्ड्स दैट आर नेसेसरी फॉर डिलीवरिंग ईमेल टू द रिसिपिएंट एड्रेस। तो ये गाइस क्या करता है, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स आर डीएनएस रिकॉर्ड्स दैट आर नेसेसरी फॉर डिलीवरी। तो गाइज यहाँ पे क्या करता है, ये मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स बना लेता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर डीएनएस का, ठीक है। जो भी डीएनएस से हमको रेसिपिएंट डोमेन से जो हमको आईपी एड्रेस मिलेगा, डिटेल्स मिलेगी, उसका क्या करेगा, मेल एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स बना लेगा, जिसको हम एमएक्स रिकॉर्ड्स बोलते हैं, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर डिलीवरिंग, चेक करने के लिए कि वो डिलीवर हो गया है कि नहीं, क्योंकि डिलीवरी के बाद वैसे एक एक्नॉलेजमेंट भी आता है, यस दैट योर मेल हैज बीन डिलीवर्ड टू दैट पर्टिकुलर रिसिपिएंट, ठीक है, उसके लिए हमारा यूज होता है। देन एसएमटीपी सर्वर कनेक्ट्स विद द रिसिपिएंट्स ईमेल सर्वर, एंड वहां पे गाइस क्या करता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज करके एसएमटीपी सर्वर को प्रोवाइड कर देता है रिसिपिएंट वाले के ऊपर। रेसिपिएंट सर्वर इन टर्न वैलिडेट्स द रिक्वेस्ट, गाइस यहाँ पे वैलिडेट करता है वो, यस आई हैव रिसीव्ड योर मेल, ठीक है। और वो वैलिडेशन गाइस कहाँ पे यूज होता है, हमारा वैलिडेशन यूज होता है यूजिंग एमएक्स।
MX रिकॉर्ड्स जो होते हैं गाइज वो डिलीवरी के कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे देखो वही बोला है, डिलीवर्स द ईमेल्स टू द ईमेल अकाउंट, वहाँ पे ईमेल के पास वो पहुंच जाता है। द यूजर लॉग्स इनटू ओन ईमेल अकाउंट एंड व्यूज द रिसीव्ड ईमेल, ठीक है, एंड दैट विल यूज POP IMAP। तो गाइज ये प्रोटोकॉल यूज करता है अगेन, जैसे कि हम लोग हमारे HTTP खोल के, हमारा वेब ब्राउजर खोल के हम Gmail खोलते हैं, ठीक है, तो Gmail हमारा IMAP हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्या हो गया, हमारा मेल डिलीवरिंग कैसे काम कर रहा है, POP3 IMAP देखो हम एज अ क्लाइंट यूज करते हैं, ठीक है। हम खोल के देखते हैं कि हमारे सर्वर यानी कि हमारा SMTP सर्वर ने हमको क्या मेल प्रोवाइड किया है। SMTP सर्वर को भेजना और उनसे कनेक्शन करवाना SMTP का काम है। तो आप देख सकते हो POP3 का काम कहाँ पे है, POP3 IMAP का काम कहाँ पे है गाइस। हम एज अ क्लाइंट जब ओपन करते हैं और हमको जो भी मेल आते हैं गाइस, वो क्या है, हो सकता है कोई बंदा भेज रहा हो, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली क्या है, बीच में हमारा SMTP सर्वर है, तो सर्वर एक्चुअल में हमको क्या कर रहा है, हमारे मेल्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने अगर कोई चीज आपको प्रोवाइड की है, ठीक है, मैंने बोला कि ये चीज यार फैज को दे देना, तो हुआ क्या कि मैंने भिजवाई है, लेकिन आपको रिसीव कहां से हुई, मैंने जिस बंदे को दी थी जो थर्ड पार्टी बंदा है। तो यहाँ पे वही चीज है गाइस, जो थर्ड पार्टी चीज है उससे हमको जो चीज रिसीव हो रही है, और उस चीज से गाइस जो रिसीव हो रही है वो हमारा थर्ड पार्टी एक्चुअल में क्या है, सर्वर है। वो सर्वर से जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो POP3 IMAP यूज हो रहा है, और उनके बीच का जो प्रोसेस है फॉर द डिलीवरी कंफर्मेशन, ठीक है, एंड हमारा जो डिलीवरी पाथ है कि किसके थ्रू जाना है, कैसे कम्युनिकेशन सेट करना है, कनेक्शन सेट करना है, ऑल दोज वर्क्स आर रिलेटेड टू SMTP, ठीक है, वो सारी चीजें SMTP से रिलेटेड है। समझ में आया यहाँ पे ये SMTP आपका मेल प्रोटोकॉल किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, योर Gmail अकाउंट क्लाइंट, ठीक है, स्टार्ट्स SMTP सर्वर ऑफ Gmail सिंस योर मेल अकाउंट इज ऑन Gmail, ठीक है, आपका SMTP सर्वर चालू हुआ। SMTP सर्वर क्या करता है, एट Gmail चेक्स योर मेल ID फॉर रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस एंड आपको क्या करता है, समझ लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, xyz@edup.com, ये आपका क्या है गाइस, आपका रिसिपिएंट एड्रेस है। तो नेक्स्ट गाइस क्या करेगा, SMTP सर्वर जो मेरा Gmail का SMTP सर्वर है, लुक्स फॉर MX रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स में देखता है कि भाई edup.com क्या उसके DNS में अवेलेबल है कि नहीं है। MX रिकॉर्ड्स मेल रिकॉर्ड्स के अंदर चेक करता है, मेल एक्सचेंज के अंदर कि भाई ये जो DNS के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद देखो क्या करता है, Gmail का जो SMTP सर्वर रहता है वहां पे, वो क्या करता है गाइस, हमारे मेल को रिसीव करता है, ठीक है, और उसको भेज देता है SMTP सर्वर ऑफ edup.com के ऊपर from its MX record and sends the email to SMTP server of edup, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्या करता है, मेरा Gmail SMTP सर्वर क्या करता है, विल रिट्रीव द एड्रेस, यानी कि SMTP सर्वर का EDPU जो हमारा edup.com है उसके सर्वर का डिटेल्स लेगा और MX रिकॉर्ड के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मेल सेंड नहीं हो रहा है, मेल सेंड हमारा जो D है उसके अंदर मेल सेंड रिसीव नहीं हुआ है, यहाँ पे edup.com जो उसका SMTP सर्वर है उसका डिटेल्स DNS के थ्रू MX रिकॉर्ड के अंदर सेंड और रिसीव हुआ है। देन उसके बाद देखो SMTP सर्वर क्या करता है गाइस, हमारा Gmail का वो भेज देता है SMTP सर्वर ऑफ EDPU के पास भेज देता है। SMTP सर्वर ऑफ EDUP रिसीव करता है हमारे मेल को, एक्नॉलेज करता है उसको कि भाई यस XYZ करके कोई रिसिपिएंट है मेरे पास, उसके पास वो मेल में डिलीवर कर दूंगा, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली उसको एक्नॉलेज करता है। इफ द अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द सर्वर इट फॉरवर्ड्स द मेल्स टू इट्स ओन सर्वर टू स्टोर दिस ईमेल। तो गाइज ये क्या करता है, अपने ही सर्वर के ऊपर वो मेल स्टोर कर लेता है और एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि भाई ऐसा कुछ डिलीवर नहीं हुआ है। ये आज के टाइम पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, हम देख सकते हैं कि वो डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। डायग्रामेटिकली गाइज आप देख सकते हो, देखो ये ईमेल क्लाइंट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा सेंडिंग जो सर्वर है ये मेरा SMTP सर्वर है, ठीक है। SMTP के थ्रू देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे रिसीविंग सर्वर के पास चीजें भेजी है, ठीक है, उसके बाद ये रिसिपिएंट बॉक्स के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे देखो जो सेंडिंग सर्वर है वो देखो इंटरनेट के DNS सर्वर के साथ कनेक्टेड रहता है। अब जब मेरे MX रिकॉर्ड्स के अंदर अगर मेरे रिसीविंग SMTP सर्वर का एड्रेस नहीं होता है
तब मैं क्या करता हूँ गाइस, हमारे डोमेन नेम सर्वर पे जाता हूँ, वहां से उस पर्टिकुलर सर्वर की डिटेल्स निकालता हूँ, मेरे MX रिकॉर्ड उठाता हूँ और फिर रिसीविंग सर्वर के पास SMTP के थ्रू मेरी डिटेल्स भेजता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स आर द DNS रिकॉर्ड्स दैट आर नेसेसरी फॉर डिलीवरिंग ऑफ द ईमेल टू द रेसिपिएंट एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से गाइज हमारा क्या काम करता है, हमारा मेल सिस्टम काम करता है। डायग्रामेटिकली देख लिया, अभी क्लियर अबाउट दिस? नाउ नेक्स्ट इज गाइस आज सिक्योर्ड कम्युनिकेशन की, कैसे मैं अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर्ड बनाऊं। कोई भी इंपॉर्टेंट मेरा कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, फॉर एग्जांपल मैं हमारी नेट बैंकिंग कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आई प्रोवाइड समटाइम्स आई मेक ट्रांजैक्शन ऑफ लैक्स, मैं लैक्स करोड़ का ट्रांजैक्शन कई बार उसको फॉलो करता हूँ, तो बैंकिंग इंफॉर्मेशन जैसे हो गया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन हम हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर डालते हैं, मेरे नेट बैंकिंग की यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड हम सारी क्या करते हैं गाइस, हमारे वेब सर्वर के ऊपर शेयर करते हैं। तो इस वेब सर्वर को हम किस तरीके से गाइस हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन करें, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी क्रेडेंशियल रहती है, हमारी पर्सनल डिटेल्स रहती है, हमारी इंटरनेट के ऊपर जाती है, वेब ब्राउजर के थ्रू जाती है। तो गाइस होता क्या है कि हम जब डिटेल्स भेजते हैं तो फर्स्टली इट हैज टू बी एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्शन इज द वन सच मेजर एंड हाईली रिकमेंडेबल टू। तो यहाँ पे गाइस एनक्रिप्शन हम करते हैं किसी के भी ऊपर। नाउ गाइस एनक्रिप्शन की अलग अलग टेक्निक होती है, तो यहाँ पे क्या होता है वही बोल रहा है, एनक्रिप्शन इज अ टेक्निक दैट ट्रांसलेट्स द ओरिजिनल डेटा इनटू इनटू अ एनक्रिप्टेड फॉर्म, जिसको डायरेक्टली एक्सेस करके यूज नहीं किया जा सकता है। इसके ऊपर होता क्या है, इस एनक्रिप्टेड डेटा के ऊपर डिकोडिंग या डिसाइफरिंग करनी पड़ती है, यानी कि डिकोड करना पड़ता है टू गेट द ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए गाइस होता क्या है, एक्चुअल में जब हम किसी डेटा के ऊपर एनक्रिप्शन करते हैं तो एक्चुअल में हम यूज क्या करते हैं, उसके ऊपर हम यूज करते हैं एनक्रिप्शन जब करते हैं तो वी डू दैट यूजिंग एन एनक्रिप्शन की। एनक्रिप्शन की गाइस हम कैसे बता सकता हूँ मैं इसको, सबसे बेसिक एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर मुझे आपको कुछ सेंड करना है, मैं बोलता हूँ कि हेलो मैं अगर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसके अंदर एन्क्रिप्शन की गाइस यूज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि +2 अल्फाबेट्स वाली एन्क्रिप्शन की मैं यूज करता हूँ। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि यहाँ पे इसका एन्क्रिप्शन की +2 है। ठीक है, दैट मीन्स कि हर एक यहाँ पे कैरेक्टर को +2 से मैं इंक्रीज करूंगा। मतलब कैसे, अगर मैं ABCD से चालू करूँ ABCDEFGH, तो IJ यहाँ पे हो जाएगा, E की जगह EFG, तो यहाँ पे देखो G हो जाएगा, LMN, तो यहाँ पे देखो NN, OPQ, तो यहाँ पे देखो +2। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या गाइस, ये मेरा रॉ डेटा है हेलो, इसके ऊपर जब मैंने +2 कैरेक्टर्स का इंक्रिप्शन किया तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से यूज हो रहा है और यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी एनक्रिप्शन की क्या बनी गाइस, +2। इसके डिक्रिप्शन की गाइस क्या बनेगी, -2, कि भाई हर एक कैरेक्टर को -2 से डिक्रीमेंट करो। एंड जब मैं J से करूंगा तो HIJ, तो इनकी H यहाँ पे आएगा, ELLO यहाँ पे दूसरों का करूंगा तो यहाँ पे एनक्रिप्शन की मेरी +2 है, डिक्रिप्शन की मेरी -2 है। तो सेम चीज गाइस, ये बहुत बेसिक है, अलग अलग टाइप की एनक्रिप्शन की डिक्रिप्शन की होती है, ये एक फॉर्मूला के थ्रू भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 7 - 4 डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 2, तो इस तरीके से भी हमारी एनक्रिप्शन कीज हो सकती है। एंड उसी का ऑपोजिट होगा गाइस हमारी डिक्रिप्शन की। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं हमारी एनक्रिप्शन के थ्रू, और गाइस यही एनक्रिप्शन यूज होता है हमारा HTTP के ऊपर भी। तो आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि हमको आज के टाइम पे कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं उसके ऊपर HTTPS लिखा होता है। इट एक्चुअली स्पेसिफाइज गाइस HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, विच एक्चुअली में हमको क्या करता है, वो एक हमको लाइक विजुअली प्रोवाइड करता है, यस, हमको एक विजुअली चीज प्रोवाइड करता है कि यस कि ये जिस वेबसाइट के ऊपर हम जा रहे हैं वहां पे जो भी डेटा हमारा जा रहा है वो एक सिक्योर वे के अंदर जा रहा है, राइट। एंड यहाँ पे गाइस जो SS है ना, यहाँ पे जो S होता है वो एक्चुअली में क्या है, SSL TLS प्रोटोकॉल यूज करता है। तो गाइस यहाँ पे ये SSL और TLS गाइस प्रोटोकॉल है ना,
वो एक्चुअली में क्या है, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस है वो सिक्योरिटी के लिए होता है, दैट हमारा जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इसके ऊपर एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर हो रहा है, और इसके अंदर ये जो एस सिक्योर है वो आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि यस ये हमारा कम्युनिकेशन इस सिक्योर वे के अंदर हो रहा है। अगेन HTTP का इस एस क्या करता है, एनक्रिप्ट्स डेटा, एस्टैब्लिश अ सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल ओवर अ नॉन सिक्योर नेटवर्क टू इंश्योर प्रोटेक्टेड डेटा ट्रांसफर। तो ऑटोमेटिक सी बात है, इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, उसके ऊपर एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है हमको HTTPS। द डेटा प्रोटेक्टेड फ्रॉम आई ड्रॉपर्स, यानी कि कोई हमारे अगर डेटा को देखना चाहता है, फ्रॉम हैकर्स, कोई हमारा डेटा अगर हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसको रिसीव करके डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको डिक्रिप्शन की चाहिए होता है। That is why most banks apply HTTPS because HTTPS connections are more secure on online platform transaction compared to HTTP। तो गाइज आप कभी भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आप देख सकते हो कि वो सारी चीजें हमारी HTTPS के थ्रू होती है। अगेन दिखने में देखो कुछ ऐसा लॉक आता है, ये लॉक स्पेसिफाई करता है गाइस कि यहाँ पे क्या है, HTTP कम्युनिकेशन अप्लाइड है। सो अगर आप क्या है कि गाइस कोई भी वेब पेज खोल के रखते हो उसके सामने लॉक है, इसको अगर आप लॉक को क्लिक करोगे ना तो यू विल सी द डिटेल्स कि किस तरीके से उसने सिक्योर किया है इसको, वो क्या स्पेसिफाई करता है, ठीक है। ये देखो पैडलॉक साइन रहता है, ठीक है, ऐसा एक साइन रहेगा लॉक वाला, ठीक है, जो कि स्पेसिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट क्या है गाइस, ये सिक्योर है। यहाँ पे अगर जब हम SSL के बारे में बात कर रहे हैं तो गाइस देखो यहाँ पे SSL देखो कैसे काम करता है। ये क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल होता है। तो गाइस ये होता क्या है कि जब हमारी डिटेल्स हम बना के डिजिटाइज करके उसको भेजते हैं, हम क्या करते हैं, जब हमारी डिटेल्स जो भी रहती है, हमको मेल भेजना है, वीडियो सेंड करना है, बैंक के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो जो सारा कम्युनिकेशन होता है ना गाइस, जब वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर जाता है तो उसको जब हम छोटे छोटे पीसेस करते हैं, उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे गाइस उसको इनक्रिप्ट करना, ठीक है, उसको सेफ पैसेज के थ्रू भेजना, ठीक है, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ डेटा ट्रांसफर ओवर इंटरनेट टू प्रोवाइड अ सेफ पैसेज फॉर ट्रांसमिशन डेटा। तो ये गाइस क्या करता है, सेफ पैसेज के थ्रू हमारे डेटा को भेजता है, ठीक है। ये सेकंड लेयर प्रोटोकॉल होता है गाइस, इसका मतलब क्या है, जो फिजिकल वायर के ऊपर, जिस भी वायर के ऊपर हमारा डेटा जा रहा है उस वायर के ऊपर हमको क्या करता है गाइस, हमको सिक्योर पैसेज प्रोवाइड करता है कि कोई भी उस वायर के ऊपर अगर टैप करने की कोशिश करे मेरे डेटा को तो उसको क्या है, टैप न करने दे, ठीक है। क्या करता है गाइस, अगेन इट एनक्रिप्ट्स द डेटा, ठीक है, उस डेटा को एनक्रिप्ट करता है सो दैट थर्ड पार्टी कैन नॉट हैक द ट्रांसमिशन एंड व्यू द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। अगर वो उस डेटा को देखने की कोशिश करेगा तो उसको क्या है, एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर वो मिलेगा। काम कैसे करता है, SSL रिक्वायर्स वेब पेज एज SSL सर्टिफाइड इंस्टॉल्ड। इसका मतलब गाइस क्या होगा, अगर कोई अच्छी कंपनी होगी, ठीक है, अच्छी वेबसाइट होगी, तो वो क्या करती है, सिक्योर लेके रखती है, HTTP सिक्योर लेके रखती है। एस क्या स्पेसिफाई करता है, सिक्योर, विच मींस SSL या TLS यहाँ पे क्या करता है, सिक्योर सर्टिफिकेट लेके रखता है कि भाई जो भी कम्युनिकेशन होगा इसके अंदर सिक्योर फॉर्म में होना चाहिए, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। एक बार ये चीज इंस्टॉल हो जाती है तो कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव भी नहीं, मैं बोलूंगा ऑल द इंफॉर्मेशन जो रहती है वो क्या है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूजर थ्रू अ सिक्योर्ड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट, ठीक है। विदाउट SSL द अटैकर कैन ट्राई टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन टू द साइट। तो यहाँ पे गाइस क्या है, कोई भी वेबसाइट के ऊपर अगर एस नहीं मेंशन है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर आपकी डिटेल्स, आपका ट्रांजैक्शन वहाँ पे क्या हो सकता है, हैक हो सकता है, वहाँ पे कोई भी आपके ट्रांजैक्शन को व्यू कर सकता है, देख सकता है। तो देखो इस तरीके से कुछ यहाँ पे बताता है ये, एक small business named Sachin Sales gets order details and get payment online. He has a website, say sachinsales.com. Sachin needs to apply for SSL certification, ठीक है, जहाँ से CA के अथॉरिटी के थ्रू यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सच एज ग्लोबल साइन, ठीक है, फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब गाइस यहाँ पे देखो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब गाइस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो SSL सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है कि भाई ऑनलाइन के ऊपर जो आपको सिक्योर कनेक्शन लाइन प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर से आपको ये चीज़ लेनी पड़ेगी, जैसे ग्लोबल साइन। ये क्या है, एक SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, जो कि आपके क्लाइंट्स को सचिन सेल्स के ऊपर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन, सिक्योर डिटेल्स, सिक्योर पेमेंट को प्रोवाइड करेगा।
ये हमारी देखो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पीपल डू सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू मेक श्योर कि सचिन के एक रियल बंदा है, रियल बिजनेस है उसका, रियल साइट रिप्रेजेंट करता है बिजनेस सेल्स के लिए। उसके बाद उनको क्या करता है देखो, एसएसएल सर्टिफिकेशन इशू करता है। सो यहाँ पे ये चीज़ क्या होती है गाइस कि ये कोई हमारा फेक हमारा एसएसएल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फेक अथॉरिटी है जिसको हम एसएसएल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो अथॉरिटी होती है इस चीज़ का ध्यान रखती है। कम्युनिकेशन कैसे, देखो यूजर सिक्योरली साइट को एक्सेस करता है, देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1। उसके बाद देखो डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर चेक होता है आईपी एड्रेस टू फाइंड द वेबसाइट होस्ट। तो यहाँ पे देखता है कि भाई वेबसाइट कहाँ पे होस्टेड है, उसका डीएनएस रिकॉर्ड लेके आता है। वेबसाइट रिकॉर्ड्स फाउंड गोज टू द होस्ट वेब सर्वर, ठीक है, हम वेब सर्वर के ऊपर जाते हैं। उस वेब सर्वर के ऊपर जाने के बाद देखो क्या होता है, रिक्वेस्टिंग सिक्योर शेल कनेक्शन फ्रॉम द वेबसाइट होस्ट। तो यहाँ पे गाइस जब हम जिस भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो जैसे ही उसके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट क्या करता है, जैसे मेरे पास समझ लो मैं सर्वर हूँ, तो जैसे कि हमारे पास कोई जैसे सचिन सेल्स थी, तो सचिन सेल्स के ऊपर कोई रिक्वेस्ट भेजी किसी ने, ठीक है, कि वेबसाइट ओपन करना चाहता है वो और वेबसाइट के ऊपर कुछ डिटेल्स देखना चाहता है। तो जैसे ही उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी तो रिक्वेस्ट जाने के बाद ऑटोमेटिकली एज अ सर्वर सचिन सेल्स सर्वर वो क्या करेगा गाइस, एसएसएल सिक्योर हमारा जो एसएसएल कनेक्शन है, सिक्योर कनेक्शन के लिए वो अप्लाई करेगा ऑन दैट पर्टिकुलर सर्वर। हमारा एक सर्वर रहेगा जो कि एसएसएल सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, वो रिक्वेस्ट वहां पे जनरेट करेगा, ठीक है। रोस्ट ये हमारा जो होस्ट रिस्पॉन्ड्स विद अ वैलिड एसएसएल सर्टिफिकेशन। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो एसएसएल है, मेरा जो एसएसएल सर्वर रहेगा वहां पे वो क्या है, हमारे होस्ट के थ्रू एक सिक्योर कम्युनिकेशन सेट करेगा और उसके बाद एक सिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे चालू करेगा। वो होगा क्या, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर हमारा रिसीव करेगा, एसएसएल कम्युनिकेशन सिक्योर्ड कम्युनिकेशन हमारा सेट करेगा, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सेट करने के बाद वो आगे की प्रोसेसिंग करेगा। तो रिक्वेस्ट पहले गए अनसिक्योर्ड वे में जाएगी, कनेक्शन होने के बाद उसको सिक्योर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे देखो अगेन एसएसएल इंडिकेट होता है, इंडिकेट कैसे होता है देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, एसएसएल कम्युनिकेशन अगेन HTTPS लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, HTTPS और यहाँ पे लॉग बना हुआ आ जाता है, ठीक है, लॉग बना हुआ आ जाता है यहाँ पे। आज के टाइम पे लॉग देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे पता चल जाता है कि देखो SSL यहाँ पे यूजर है, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि जो भी हमारी हम जिस भी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं SSL कम्युनिकेशन यूज करता है हमारा, ठीक है, SSL कम्युनिकेशन यूज करता है। समझ में आया ये चीज गाइज, रीड करोगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा। मैं ऊपर ऊपर से सारी चीजें आपको अच्छे से डिटेल में बता रहूंगा। यहाँ पे ओनली थिंग इज यू हैव टू रीड, दैट्स इट। ये वीडियो देखने के बाद एक बार रीड कर लोगे आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देन गाइज क्या है देखो, नेटवर्क एप्लीकेशन, गाइज यहाँ पे बोल रहा है नेटवर्क एप्लीकेशन, कुछ नहीं है गाइज, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, नेटवर्क एप्लीकेशंस क्या क्या यूज होते हैं, दो तरीके होते हैं गाइज एक सर्वर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। नाउ दो तरीके गाइज क्या हो गए हमको, एक हम फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सर्वर के पास हमारा कंप्यूटर वायर के थ्रू कनेक्ट करो और उस वायर के थ्रू मेरे सर्वर को एक्सेस करो, या फिर घर बैठे बैठे एक सिक्योर्ड कनेक्शन के थ्रू, एसएसएल कनेक्शन के थ्रू यूजिंग माय एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स, सारे प्रोटोकॉल्स यूज करके मैं यहाँ पे घर बैठे बैठे मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकूं और एफटीपी के थ्रू मेरे डिटेल्स उसके ऊपर अपलोड डाउनलोड कर सकूं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव कनेक्टेड कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पॉसिबल वे क्या है गाइज, मैं उनको फिजिकली कनेक्ट करूं, लेकिन वो एफिशिएंट वे नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, फिजिकली जाके वहां पे बैठना पड़ेगा एंड तब मैं सर्वर को एक्सेस कर पाऊंगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या कर सकता हूँ गाइज, मैं लोकली उसको एक्सेस कर सकता हूँ, लोकली एज एन रिमोटली, यहाँ पे घर बैठे बैठे मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो कि रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन थ्रू विच अ पर्सन कैन वर्क ऑन द डेस्कटॉप of another computer in the same manner as if that computer is right front of him, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है कि मैं सर्वर के थ्रू इस तरीके से कनेक्ट हो सकता हूँ एज इफ कि मैंने उसको फिजिकली कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ। इसका एग्जाम्पल गाइस क्या है, टीम व्यूअर आप यूज करते हो, एनी डेस्क आप यूज करते हो, तो गाइस वहां पे क्या होता है
कि मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आप उसको एक्सेप्ट करते हो और आप मुझे परमिशन प्रोवाइड करते हो कि यस सर ऑन द टीम व्यूअर एंड एनीडेस्क के ऊपर आप मेरे को अपने सिस्टम का कंट्रोल देते हो, तो मैं उस सिस्टम को क्या है घर बैठे बैठे आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसको गाइस क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेसिंग सिस्टम रिमोटली, यानी कि घर बैठे बैठे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर को तुम्हारे कंप्यूटर को। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, द पर्सन कनेक्ट्स टू द रिमोट कंप्यूटर, यानी कि अगर मैं आपको टीम व्यूअर या एनीडेस्क से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, उसको आप रिसीव करते हो, तो यहाँ पे देखो मेरा क्या बन गया, यहाँ पे ये जो मेरा कंप्यूटर था, ठीक है, तो वहाँ पे जो सॉरी आपका कंप्यूटर था वो होस्ट कंप्यूटर बन जाता है, जिसके ऊपर मैं परमिशन लेके एक्सेस कर सकता हूँ, और मेरा जो यहाँ पे बन जाता है क्लाइंट ऑन विच आई एम वर्किंग, यानी कि जिसके थ्रू मैं आपको एक्सेस कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट बन जाऊंगा, ठीक है, और आप बन जाओगे होस्ट, यानी कि आपको मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो फॉर इंस्टेंस यू आर वर्किंग ऑन अ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, व्हेन यू फॉल इल, तो डॉक्टर हैज एडवाइज्ड यू नॉट टू ट्रैवल बट यू कैन वर्क फ्रॉम होम। तो यहाँ पे देखो घर बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो, यू कनेक्ट टू योर वर्क कंप्यूटर, यहाँ पे एनी डेस्क को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर सारे काम कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो आप रिमोटली क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो आपके सारे सिस्टम को घर बैठे बैठे। इट कुड बी गाइस अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं एफिशिएंट यूज के लिए, यू कैन हैव पब्लिक सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल एनीडेस्क इन टीम व्यूअर। इसके अलावा कुछ अलग से भी पेड सर्विसेज भी होती है जिसके अंदर और सिक्योर लेवल पे आपको कम्युनिकेशन वो प्रोवाइड करता है। सेकंड देखो इसी के अंदर रिमोट लॉगिन, इसका मतलब गाइस क्या है, यहाँ पे मैं एक रिमोट सिस्टम को एक्सेस कर रहा था, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि नेटवर्क एप्लीकेशन को देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिमोट लॉगिन इज अ नेटवर्क एप्लीकेशन that permits a user sitting at a different location to work on a specific program on other computer। तो रिमोट लॉगिन गाइस क्या बोलता है, क्रेडेंशियल्स, ये क्या बोलता है क्रेडेंशियल्स, कि भाई अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर मैं कुछ क्रेडेंशियल्स डाल दूं, ठीक है, और मैं वो क्रेडेंशियल्स आपको प्रोवाइड करूं, तो जब आप मेरा एक्सेस कोशिश करोगे लेने की, तो एक्सेस से पहले आपको कुछ लॉगिन डिटेल्स पूछेगा, और वो लॉगिन डिटेल्स अगर आपके पास होती है तो आप मेरे सिस्टम को या मेरे सर्वर को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस सिक्योर्ड लोकेशन के लिए, सिक्योर्ड लॉगिन के लिए दो तरीके होते हैं, वी हैव टेलनेट एंड एसएसएच। ये दो तरीके होते हैं गाइस जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिमोटली आपके सिस्टम को या आपके सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ। चीजें क्या चाहिए इसके लिए, मेरे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स चाहिए, मेरे पास लॉगिन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यस, लॉगिन इन्फॉर्मेशन अगेन गाइस इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपके सर्वर या सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने बोला है कि भाई ये बंदा एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसका लॉगिन डिटेल्स ये है। सो जब भी मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो वो बताएगा यस दिस इज ट्राइंग टू एक्सेस एंड ये इसने पासवर्ड करेक्ट डाला है एंड अब इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। नाउ गाइस जब मैं ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता हूँ तो इसके अंदर मैं क्या प्रिविलेजेस भी डाल सकता हूँ कि भाई जो भी बंदा एक्सेस कर रहा है उसने क्रेडेंशियल्स तो डाल दी, लेकिन ये क्रेडेंशियल्स सिर्फ इतनी ही इसको फीचर्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि वो कुछ डिटेल्स को रीड कर सकता है या कुछ स्मॉल डिटेल्स चेंज कर सकता है। हायर प्रिविलेजेस के लिए वो पूरे सिस्टम को रिवैम्प कर सकता है, फाइल्स को रीनेम कर सकता है, मेजर चेंजेस कर सकता है हमारे सर्वर के अंदर। तो ये जो दो तरीके हैं गाइस टेलनेट एंड एसएसएच, ये हमको प्रोवाइड करते हैं लॉगिन करने के लिए। रिमोट डेस्कटॉप में गाइस क्या था, वो हमारा इसको आप क्या बोल सकते हो, तरीका था, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है गाइस यहाँ पे टेलनेट और एसएसएच वाली हो रही है। टेलनेट गाइस क्या करता है, अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, एसएसएच हमारा सिक्योर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। लोकल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यू आर एक्सेसिंग टू द रिमोट मशीन इज अ क्लाइंट। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि कोई भी लोकल एप्लीकेशन प्रोग्राम यू आर एक्सेसिंग द रिमोट मशीन इज द क्लाइंट। तो यहाँ पे हम किसी भी एप्लीकेशन को यूज करके हमारे रिमोट मशीन जो भी है कहीं और पे रखी है उसको एक्सेस कर रहे हैं तो वो क्लाइंट हो जाती है। वॉट एवर की स्ट्रोक्स और माउस मूवमेंट यू परफॉर्म ऑन द क्लाइंट प्रोग्राम इज सेंड्स फ्रॉम रिमोट डेस्कटॉप एंड द रिमोट कंप्यूटर सेंड्स द आउटपुट एज पर द सेंड स्ट्रोक। अगेन गाइस जैसे कि हम यूज कर रहे थे यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे मैं माउस का मूवमेंट करता हूँ, कुछ टाइप करता हूँ, तो सारी चीजें रिमोट जो कि मेरा दूसरी जगह पे रखा हुआ है वहां पे वो सारी चीजें परफॉर्म होती है। लॉगिन यहाँ पे रिमोट लॉगिन इज डिफरेंट from accessing the information over internet. It is not just the data transfer that you are taking one place, यहाँ पे क्या है, it is not
just the data transfer that is taking place one way. It is the interactive data transfer where the user is interacting with the remote program. तो यानी कि गाइज ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए काम आता है, कुछ भी डिटेल्स यानी कि कुछ चेंजेस मेरे को रिमोट जहाँ पे ऑलरेडी वो रखा है उसके ऊपर कुछ चेंजेस भी करने हैं, उसके लिए भी हमारा रिमोट लॉगिन यूज होता है। तो गाइज रिमोट डेस्कटॉप मतलब गाइज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, एक्सेस करके मैं चीजें क्या देख सकता हूँ, कर सकता हूँ। तरीका क्या है, रिमोट डेस्कटॉप को एक्सेस करने के लिए रिमोट लॉगिन चाहिए मुझे। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, एग्जाम्पल क्या बोलता है, कोई भी यहाँ पे सर्वर रखा है, कोई भी सिस्टम रखा है, तुम्हारे घर पे रखा है, ठीक है, तुमने मेरे को क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर दिए कि यस सर मैंने सर्विस यहाँ पे चालू कर दी है, नाउ यू कैन एक्सेस माय सर्वर या मेरा सिस्टम यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्रेडेंशियल्स। मैं यहाँ से टेलनेट और या फिर एसएसएच यूज करके आपको एक सिग्नल भेजूंगा, आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा यस टेल मी द यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड आप टेलनेट के अंदर या एसएसएच के अंदर डालूंगा, वो मेरे को रिसीव के अंदर बोलेगा यस योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स आर करेक्ट, नाउ यू कैन एक्सेस द पर्टिकुलर सिस्टम। एक बार जब मैं एक्सेस करने लगूंगा इस सिस्टम को तो मुझे क्या होगा, वहां पे मैं आपके माय कंप्यूटर पे जा सकता हूँ, डिटेल्स चेंज कर सकता हूँ, वहाँ पे फाइल्स डिलीट कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ। अगेन मैंने प्रिविलेजेस के बारे में बताया गाइस, आप मेरे प्रिविलेजेस सेट कर सकते हो कि भाई मैं क्या चीज़ें रीड कर सकता हूँ, चीज़ें डिलीट कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, उन फाइल्स के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, वो सारे प्रिविलेजेस मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है। एज इन आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, तब मैं जब लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे उसी प्रिविलेजेस के हिसाब से चीजें वहां पे मिलेगी। समझ में आ गया गाइस, रिमोट लॉगिन एंड रिमोट डेस्कटॉप। दिस इज अ प्योरली गाइस थियोरेटिकल चैप्टर, ठीक है, ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज रीड एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट एवरीथिंग। यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। कंफ्यूजन होता है तो गो बैक टू द वीडियो, यू कैन वॉच द वीडियो, अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी इसके अंदर, राइट। एंड यहाँ पे गाइज हमने हमारा चैप्टर फिनिश कर दिया है, ठीक है, हमारा चैप्टर हमने यहाँ पे क्या है फिनिश कर दिया है, यहाँ पे ये वाला, राइट। यहाँ पे देखो सारी की सारी चीजें हैं, यहाँ पे आप सारी चीजों से फेमिलियर हो, ओनली थिंग इज यू हैव टू रीड अगेन, ठीक है, एंड रिवाइज अगेन, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, राइट।